हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश ग्रामर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर का अगला टेंस। इसे हिंदी में काल कहते हैं। काल यानी कि समय। और समय को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। यानी पहला काल यानी पहला समय वह जो चल रहा है, जिस समय को हम जी रहे हैं। दूसरा समय वह जो हम पहले जी चुके हैं। और तीसरा समय वह जो हम आगे जीने वाले हैं। यानी इन तीनों समयों को, इन तीनों के तीनों काल को अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कि जिस समय हम जी रहे हैं, ये प्रेजेंट है, यानी कि वर्तमान काल। जो हम समय जी चुके हैं, जो समय बीत चुका है, निकल चुका है, उसे कहते हैं पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल। और जो समय आने वाला है, जो हम आगे जीने वाले हैं, उसे कहते हैं फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्यकाल। अब इन तीनों के तीनों टेंस को, तीनों के तीनों काल को समय के हिसाब से, समय के छोटे छोटे डिवीज़न के हिसाब से फिर से अलग अलग भागों में बांटा गया है। यानी कि 4 भागों में बांटा गया है तीनों टेंसेस को। जैसे कि पहला है इंडेफिनिट, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी प्रत्येक काल, हर टेंस 4-4 भागों में बँटा है। यानी कि कुल मिलाकर 4 तियों 12, यानी कि 12 टेंस हुए। लेकिन इनके अलावा भी 3 टेंस और होते हैं, जिन्हें कहते हैं सिंपल टेंस। यानी कि अगर बात करें प्रेजेंट की तो सिंपल प्रेजेंट, अगर बात करें पास्ट की तो सिंपल पास्ट, और अगर बात करें फ्यूचर की तो सिंपल फ्यूचर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल के तीनों टेंसेस। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट यानी कि जो बचपन में हमें पढ़ाया जाता है टेंसेस, वो ज़्यादातर सिंपल ही पढ़ाए जाते हैं। सिंपल के प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर ही पढ़ाए जाते हैं। जैसे कि हम इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, इसकी जो पहचान है, वो हम देखते हैं। इसकी पहचान है, जिन वाक्यों के अंत में है, हैं, हूँ आदि शब्द आते हैं, उन्हें सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और जो इसकी मेन पहचान है, यानी सिंपल की जो सिंपल टेंस की जो मेन पहचान है, वो है कि इस प्रकार के वाक्य में, यानी कि जो सिंपल के वाक्य होते हैं, साधारण वाक्य होते हैं, इन वाक्यों में क्रिया नहीं दी होती। यानी कि जो मुख्य क्रिया होती है, वो नहीं दी होती है। इसे बनाने के रूल्स, नियम बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल हैं। जैसे कि इसमें जो सहायक क्रिया है, जो हेल्पिंग वर्ब है, वो इज़ एम आर लगाई जाती है। यानी जो आई है, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, उसके साथ में एम लगाया जाता है। जो सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, सिंगुलर कर्ता होते हैं, उनके साथ में इज़ लगाया जाता है। और जो प्लूरल कर्ता होते हैं, जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ में आर लगाया जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं, वह एक लड़का है। तो इस सेंटेंस को अगर हम गौर से देखें, सही से पढ़ें, तो वह एक लड़का है। इस सेंटेंस में कुछ भी काम होने का बोध नहीं हो रहा, क्योंकि काम हो ही नहीं रहा है। इसमें क्रिया यानी कि वर्ब दी ही नहीं गई, बल्कि इसमें बताया गया है कि वह एक लड़का है। तो अगर इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो बनता है ही इज़ अ बॉय। इसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, वह एक लड़की है। तो सेम सेंटेंस है, बस लड़के की जगह पर लड़की कर दिया गया है। तो शी इज़ अ गर्ल, वह एक लड़की है। अगर हम अगला सेंटेंस देखें, वह एक किताब है। तो हम इस सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करेंगे, तो दैट इज़ अ बुक, वह एक किताब है। अगर हम अगला सेंटेंस देखें, अगला एग्जाम्पल देखें, मैं एक अध्यापक हूँ। तो जब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे तो बनेगा आई एम अ टीचर। अगर हम इसी टेंस में नेगेटिव के सेंटेंसेस को देखें, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, वह छात्र नहीं है। तो ही इज़ नॉट अ स्टूडेंट। तो इसमें जो नॉट है, जो नेगेटिव वर्ड है, उसे हम हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे। तो हम अगला एग्जांपल देखें, वह पेड़ नहीं है। दैट इज़ नॉट अ ट्री। दैट इज़ नॉट अ ट्री। अब अगर हम अगला सेंटेंस देखें, जैसे कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कर्ता नहीं दिया होता, तो उन सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। जैसे कि सेंटेंस है, एक राजा है। तो इस सेंटेंस में
एक राजा है, यानी कि कोई भी कर्ता नहीं दिया गया है, सिर्फ ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो जिस सेंटेंस में कर्ता नहीं दिया होता उसकी पूर्ति के लिए देयर का यूज़ करते हैं। तो इसमें हमें जब सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे तो बनेगा देयर इज़ अ किंग। अगर हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाएं, यानी एक राजा नहीं है, तो बनेगा देयर इज़ नॉट अ किंग। यानी जो नेगेटिव वर्ड है वो हमें हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगाना है। यानी इसकी जो डेफिनेशन है उसे अगर हम अपने शब्दों में दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि जब किसी चीज़ के बारे में कुछ बताया जा सकता है कि वह क्या है, किसी चीज़ के बारे में जब बताया जाए कि वह क्या है, तब इस प्रकार के सेंटेंस सिंपल की कैटेगरी में आते हैं। इन्हें सिंगल इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस, कि इसके जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो कैसे बनेंगे। जैसे कि जो सिंगल इंटरोगेटिव हैं जो क्या से शुरू होते हैं उन्हें पहले देखते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, क्या वह अध्यापक है। तो इसमें सवाल पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या वह अध्यापक है। और पहले आपको हम बता दें कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है, दो कैटेगरी में रखा गया है। पहले सिंगल इंटरोगेटिव और दूसरे डबल इंटरोगेटिव। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है, यानी जो सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो हिंदी में सदैव क्या से शुरू होते हैं और इंग्लिश में सदैव हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया से शुरू होते हैं। इन सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव को पहचानने के लिए जो सिंगल इंटरोगेटिव शब्द यानी कि जो सेंटेंसेस होते हैं सिंगल इंटरोगेटिव, उनका जो जवाब है, जो उत्तर है, वो एक शब्द में दिया जा सकता है, यानी कि हाँ या ना में। यानी कि पूछा गया क्या आप अध्यापक हैं, तो आप जवाब दे सकते हैं हाँ अगर हैं तो, अगर नहीं हैं तो नहीं। लेकिन जो डबल इंट्रोगेटिव शब्द होते हैं, यानी जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनका उत्तर एक शब्द में नहीं दिया जा सकता। उसके लिए आपको पूरी की पूरी बात बतानी पड़ेगी। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि आप क्या हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं एक अध्यापक हूँ। लेकिन अगर ये पूछा गया है क्या आप अध्यापक हैं, तो आप कह सकते हैं हाँ या ना। तो ये अंतर है सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में। तो दोनों को बनाने के रूल्स में थोड़ा सा अंतर है, यानी जो सिंगल इंट्रोगेटिव है, यानी जो क्या से शुरू होने वाले शब्द हैं, उसमें क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते, बल्कि जो क्या शब्द है उसके स्थान पर जो सहायक क्रिया है, जो हेल्पिंग वर्ब है, उसे उठाकर सबसे आगे लाते हैं। यानी जो सेंटेंस दिया गया है क्या आप अध्यापक हैं, जब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसे उठाकर सबसे पहले लाकर रखेंगे। आर यू अ टीचर, क्या आप अध्यापक हैं, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है आर, वो हमें यू के आगे न लगाकर उससे पहले लगानी है, यानी आर यू अ टीचर। चलिए हम अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल है क्या वे पागल हैं। तो इस सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आर दे मैड, क्या वे पागल हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं डबल इंटरोगेटिव, जो जिनका उत्तर एक शब्द में नहीं दिया सकता, जिसका उत्तर देने के लिए आपको पूरा का पूरा सेंटेंस या पूरी की पूरी बात बतानी पड़ेगी। जैसे सेंटेंस जो पहला एग्जाम्पल है वो है आप कौन हैं। आप कौन हैं, इसमें पूछा गया है आप कौन हैं। तो इस सेंटेंस का उत्तर आप एक शब्द में नहीं दे सकते, यानी आपको बताना पड़ेगा कि मैं फलां फलां हूँ, मेरा नाम ये है। तो इसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो बनेगा हु आर यू। यानी इसमें क्वेश्चन पूछा गया हु आर यू, आप कौन हैं। ये क्वेश्चन तो आपने ज़्यादातर सभी ने सुना होगा। हु आर यू मूवीज़ में भी सुना होगा और जनरली भी सुना होगा हु आर यू। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये सभी लोग जानते हैं लगभग। तो हु आर यू, इसका जो आंसर है वो कैसे देना होगा, आपको पूरा सेंटेंस बोलकर बताना होगा कि मेरा नाम ये है। जैसे चलिए हम अगला सेंटेंस लेते हैं, ये क्या है। तो इस सेंटेंस का उत्तर भी एक शब्द में नहीं दिया जा सकता, यानी इसमें पूछा गया है ये क्या है। इसमें क्या तो दिया गया है लेकिन वाक्य के बीच में दिया गया है। स्टार्टिंग जो वाक्य की है वो क्या से नहीं हुई है, बल्कि पूछा गया है यह क्या है। तो इस सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो बनेगा
व्हाट इज दिस। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा जो अगला टेंस है यानी कि सिंपल पास्ट टेंस, उसके रूल्स भी इसी की तरह है यानी कि सेम है, बस जो हेल्पिंग वर्ब है जो सहायक क्रिया है उसे हमें चेंज करना है, यानी कि जो सिंपल पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज करनी है। पहले हम इसकी जो पहचान है उसे देखते हैं, यानी जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं उन्हें सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। इसमें जो सहायक क्रिया है जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमें वॉज या वर लगानी है। तो अगर हम इसका जो रूल देखें तो वो बनता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी कि वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो, फिर प्लस ईटीसी अगर है तो, यानी कि हमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। तो चलिए अब हम इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, एक राजा था। इस सेंटेंस में कर्ता नहीं दिया गया है, इसलिए हमें कर्ता की पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ लगाना होगा, और कर्ता की पूर्ति के लिए हमेशा देयर या इट में से कुछ लगाते हैं। यानी अगर समय की बात कहेगी तो हमें इट लगाना होता है, और अगर समय की बात नहीं कहेगी या और किसी चीज़ की बात कहेगी तो हमें देयर लगाना है। तो हमें यहाँ पर देयर लगाना है और सेंटेंस बनेगा देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें उसे भी हमें सेम बनाना है, बस हमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसके तुरंत बाद नॉट लगाना है। जैसे कि सेंटेंस है, तुम पागल नहीं थे। जब हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, यू वर नॉट अ मैड, तुम पागल नहीं थे। तो चलिए हम अगला सेंटेंस देखते हैं, वे बच्चे थे। तो दे वर चिल्ड्रन, वे बच्चे थे। अगर हम इसे नेगेटिव कर दें, वे बच्चे नहीं थे, तो दे वर नॉट चिल्ड्रन। अगर हम इसी इंटरोगेटिव कर दें, यानी जो सिंगल इंटरोगेटिव है उसे अगर हम इसे बनाएं, तो क्या वे बच्चे थे, आर दे चिल्ड्रन। देखिए चलिए अब हम डबल इंटरोगेटिव का एक उदाहरण देखते हैं, जैसे कि वो हमारे पास उदाहरण है, वहाँ कौन था, वहाँ कौन था। जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो बनेगा हु वॉज देयर, वहाँ कौन था। तो जिसमें भी था, थी, थे आता है उसे हमें वॉज वर्ब के साथ में बनाना है। तो चलिए अब हम अगला अगला टेंस देखते हैं, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस। जो सिंपल फ्यूचर टेंस हैं वो भी इसी की तरह है, यानी कि जो सिंपल के तीनों तीनों टेंस हैं वो लगभग सेम है, रूल्स सबके सेम है, बस सबकी हेल्पिंग वर्ब चेंज है और जो सबकी जो पहचान है वो थोड़ी सी चेंज है। यानी कि जो सिंपल फ्यूचर के टेंस होते हैं उनकी पहचान होती है कि इन वाक्यों के अंत में गा गी गे आता है और इसमें क्रिया नहीं दी रहती है। और इस टेंस में यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस में जो सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, वो विल, वी या शैल भी लगाई जाती है। यानी जो आई और वी है उसके साथ में शैल भी, अन्य सभी कर्ताओं के साथ में विल भी लगाई जाती है। जैसे कि हम पहला उदाहरण देखते हैं, वह अध्यापक होगा, वह अध्यापक होगा। जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो बनेगा ही विल बी द टीचर। अगर हम इसी का नेगेटिव देखें, वह छात्र नहीं होगा, तो ही विल नॉट बी द स्टूडेंट। यानी कि जब भी दो सहायक क्रिया दी जाती हैं, दो हेल्पिंग वर्ब दी जाती हैं, तो उसमें जो नॉट लगना होता है वो पहली और दूसरी हेल्पिंग वर्ब के हमेशा बीच में लगना होता है। वैसे ही अगर हम बात करें इसकी इंटरोगेटिव की, यानी जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा और दो या दो से अधिक क्रिया सहायक क्रियाएँ दी गई होंगी, तो उसमें जो पहली वाली सहायक क्रिया होती है उसे उठाकर सबसे आगे लाते हैं। जो दूसरी वाली सहायक क्रिया या तीसरी वाली होती है उसे जहाँ होगा, जहाँ पर रखी होती है, मतलब जहाँ पे लगती है वहीं पर लगाई जाती है। यानी हम उदाहरण से देखते हैं उससे हमें पता लगेगा। जैसे कि पहला हमारा उदाहरण है, क्या तुम अध्यापक होगे। तो इस सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो बनेगा विल यू बी द टीचर, क्या आप अध्यापक होंगे। तो इस सेंटेंस में आपने देखा कि हमने जो सहायक क्रिया है, जो पहली वाली सहायक क्रिया है यानी जो विल है, सिर्फ उसे ही उठाकर आगे लाए, यानी जो बी था उसे जहाँ पर था उसे वहीं पर रहने दिया। चलिए हम अगला अध्यापक देखते हैं, क्या तुम वहाँ पर होगे। तो इसे जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो बनेगा विल यू बी देयर, क्या तुम वहाँ पर होगे। अब अगर हम इसका जो अगला
अगला प्रकार है यानी जो डबल इंटरोगेटिव के एग्जाम्पल्स हैं उन्हें देखें तो एग्जाम्पल है तुम कल कहाँ होगे। जब हम इसे इंग्लिश में बनाएंगे तो बनेगा वेयर विल यू बी टुमारो। तो ये थे सिंपल फ्यूचर टेंस के एग्जाम्पल्स। बाकी के 12 टेंस हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।